हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी तक अपन ने कर लिया था वो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कर ली थी, लेंथ पे, एरिया पे, है ना। उसमें वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स भी देख ली थी। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखो, आर कितना होता था, आर होता था रो एल बाई ए, जहाँ पे रो की जो वैल्यू होती थी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। तो इसका तो इफेक्ट अपन देखते हैं एल और ए का। अब उसके बाद बचा जो ये वाली टर्म है, ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल, क्योंकि एन डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल, एंड टॉ टाइम ऑफ इलेक्ट्रेशन है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी जो रो है m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ये मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करूं तो m तो फिक्स हो जाएगा उसके लिए, है ना। फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा टाउ। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन रिड्यूस हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे टाउ रिड्यूस होता है ना। कोलिजन फटाफट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दो कोलिजन के बीच का टाइम घट जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ओवरऑल इस पूरे फैक्टर पे, रो पे, रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा उसको देखने। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो देखो टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज किया जाए, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स की बात करूं, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर है ये कंडक्टर के अंदर फिक्स होते हैं ना। जो चार्ज डेंसिटी होती है फिक्स होती है, तो ये तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। जबकि जो टाउ है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर टाउ रिड्यूस हो गया तो ओवरऑल रो इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है इसलिए क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है ना। दूसरी बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं जो बेसिकली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो जाते हैं। वो आपको बाद में समझ में आएगा ना, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर कैसे जनरेट होते हैं। पर फिलहाल आप समझिए ये भी इंक्रीज होता है। अच्छा, और दूसरा टाउ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। टाइम बिटवीन टू कोलिजन क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो देखो एक टर्म नीचे बढ़ रही है और एक टर्म घट रही है। अगर ये वाली टर्म, अगर इसका इफेक्ट लोगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जानी चाहिए, और अगर इसका इफेक्ट लोगे तब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये टर्म बढ़ जानी चाहिए। यानी देखो ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी ये तो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है ना। और जो डोमिनेट इन दोनों में से करता है फैक्टर, वो करता है एन। सेमीकंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये डोमिनेट करेगा, तो यानी इसका इफेक्ट फाइनली रहने वाला है। तो देखो एन बढ़ेगा तो वैसा ये वाली टर्म क्या होगी, घटेगी। इसलिए सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है। थर्ड होते हैं अलॉयज। अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसके कंपोजिशन पे, है ना। लगभग वैसे तो लगभग कांस्टेंट ही रहती है, पर फिर भी वो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है ना। उसका भी अपन एग्जांपल बाद में देखेंगे। फिलहाल आप देखिए कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी बढ़ने वाली है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी घटने वाली है ना। ये तो ये पता चला कि बढ़ेगी या घटेगी। अब कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी इसके लिए देखिए। तो सबसे पहले जो रेजिस्टिविटी डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे, उसको एक इक्वेशन से लिखा गया कि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, इसकी आपको खास आवश्यकता है नहीं करने की। बाकी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये डिपेंडेंसी होती है। एक्चुअल में जो डिपेंडेंसी होती है प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, बट बीटा की वैल्यू भी बहुत कम होती है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो इस टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। फाइनली आपके तो फिलहाल आपके यहाँ तक ही काम आने वाला है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, यहाँ पे देखो जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो नोट क्या है, ये भी रेजिस्टिविटी है, पर ये रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी पे, और ये रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर
टी नोट पे, है ना। आप जानते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो देखो जब भी आप वो रेजिस्टिविटी वाली टेबल देखेंगे तो आपको दिया मिलेगा रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, जो नीचे दिया मिलेगा उसके बगल में एक लिखा होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये टी टेम्परेचर पे है, ये टी नोट टेम्परेचर पे है, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलिए अब एक्चुअल में क्या बोला गया, ये टी नोट क्या है, ये कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, जनरली 0 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको मतलब इसकी वैल्यू ली जाती है, ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर है। और ये उस रेफरेंस टेम्परेचर के ऊपर क्या है, रेजिस्टिविटी। उसके बाद टी टेम्परेचर कर दिया तो रेजिस्टिविटी बढ़ के इतनी हो जाएगी, है ना, ऐसा ये बता रहा है रिलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, अब आया कहां से, वो इन्होंने कहा कि रेजिस्टिविटी किसी भी टाइम पे होती है, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तो रो नोट होती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपने चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी देखिए इसको, ठीक, जो चेंज इन रेजिस्टिविटी के अंदर जो चेंज होता है डेल्टा रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी थी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो जो डेल्टा रो है, यानी कि मैं इसको अगर डी रो लिखूं तो डी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू डी टी, और भाई इक्वल का साइन लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, अल्फा, क्या लगाना पड़ेगा आपको, अल्फा। तो आपके पास डी रो इज इक्वल टू आ गया अल्फा रो नॉट इंटू डी टी, ओके। अच्छा जी, अगर ये कांस्टेंट है, क्या चीज है, कांस्टेंट, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, T इक्वल टू टी नोट टेम्परेचर, टी जब टेम्परेचर टी नोट था तो मान लीजिए ये रो नोट है, और जब ये टेम्परेचर हो गया T तो मान लीजिए ये हो गई रो। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। देखो इधर से लिखोगे आप रो माइनस रो नोट, और इधर लिखोगे अल्फा रो नोट, और ये हो जाएगा T माइनस टी नोट। आप इसको इधर लेके आएंगे, रो नोट कॉमन आ जाएगा, ये वाला आपका रिलेशन बच जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, खैर अभी आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है, बाकी फिलहाल आप समझ लीजिए इस टाइप से आता है ना रिलेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा डी रो इज इक्वल टू अल्फा रो नोट डी टी, इसका इंटीग्रेट कर दिया, गया क्या ना, इसके इंटीग्रेट फॉर्म, इंटीग्रेशन के बाद की फॉर्म है। यहाँ पे अल्फा को आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब आपने अल्फा को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर माना है। क्या माना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कैसा माना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तभी तो बाहर आ गया। अगर कभी किसी क्वेश्चन में दिया कि किसी चीज का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मान लो 2t² है, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देते हैं, है ना, टी टेम्परेचर है, चलो कैपिटल टी से लिख देते हैं, तो अल्फा भी इंटीग्रेशन के अंदर ही रह जाएगा ना, फिर उसको अल्फा का भी इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन याद है अल्फा का कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फिर भी आप लोग यहाँ से समझते जाइए, जो चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होता है वो इनिशियल रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप लिखोगे तो डी रो इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट डी टी, और इक्वल का साइन लगाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया अल्फा, इसको इंटीग्रेट कर दो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी फिलहाल आप ये देखिए, ये इंटीग्रेशन के बाद की फॉर्म है, और ये कब है, जब अल्फा आपका क्या था, कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो अल्फा का भी इंटीग्रेशन होता। ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिसमें अल्फा कांस्टेंट नहीं है, बाकी आप फिलहाल देखिए। अब एक चीज तो इसमें देखने वाली ये है कि देखो ये पूरी टर्म इस वन में ऐड हो रही है, किस में ऐड हो रही है, वन में। अब आपको ये पता है केजी के अंदर केजी ऐड हो सकता है, लीटर के अंदर लीटर, मीटर के अंदर मीटर, है ना, यानी जो दो फिजिकल क्वांटिटीज को, अगर जिन दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 किलोमीटर में 3 लीटर जोड़ दोगे आप, है ना। अच्छा, अब ये वन है, ये तो यूनिटलेस है, यानी ये टर्म भी जैसी होनी चाहिए, यूनिटलेस। इसमें से जो ये टर्म है इसकी यूनिट तो कितनी आएगी, डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस है ना डिफरेंस। अब इसकी इतने की यूनिट है डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और ये पूरी कितनी होनी चाहिए, यूनिटलेस। इसका मतलब इसकी जो यूनिट है अल्फा की वो होनी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, यानी जो अल्फा की यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। अच्छा, और देखिए अब मुझे पता था, देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, यानी टी नोट से टी टेम्परेचर को बढ़ाऊं, तो देख ये टर्म अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये टर्म कैसे आएगी भाई, पॉजिटिव।
अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। बात समझ में आई? तो देखो ये टर्म पॉजिटिव है कंडक्टर के लिए, इसलिए अल्फा भी पॉजिटिव होना जरूरी है। देखो अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तभी तो वन में कुछ ऐड होगा, तभी तो इंक्रीज होगी। अगर ये नेगेटिव हो गया तो देखो प्लस माइनस होगी, माइनस वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रेजिस्टिविटी घट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए देखो मैं जानता हूं, अभी पिछले रिलेशन से देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ अल्फा पॉजिटिव होगा। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है ये होती है पॉजिटिव, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी घट जाएगी, किसकी? सेमीकंडक्टर की। किसकी? सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की घट रही है, इसका मतलब अल्फा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज ही कर रहे हो, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये नेगेटिव हुआ तो रेजिस्टिविटी घटेगी। अब रेजिस्टिविटी बढ़ती किसमें? कंडक्टर में, इसलिए कंडक्टर के लिए कैसा? पॉजिटिव। और सेमीकंडक्टर के लिए वही अल्फा कैसा होता है? सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। चलिए और थोड़ी सी बातें करते हैं इसके ऊपर। जो ये रिलेशन है, अगर इसको दोनों तरफ L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों तरफ L बाई ए, तो ये बन जाएगा R, इधर बन जाएगा R नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। यानी ये रिलेशन रेजिस्टिविटी में वैलिड होता है और रेजिस्टेंस में वैलिड होता है ना, पर ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ही वैलिड है। हाँ, ध्यान रहे किसके लिए वैलिड है? स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा वेरी करता है तो अल्फा टेम्परेचर के साथ क्या कर जाता है? वेरी कर जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्मॉल है तब तक तो रिलेशन वेरी करेगा, वरना फिर बाद में तो वो इंटीग्रेशन वाली फॉर्म आएगी। आपकी बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरी चीज और देखिए, यानी आर में लिख लो चाहे रो में लिख लो, ओके। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा को अगर डिफाइन किया जाए तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इसी फॉर्म को आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई, चलो मैं कर देता हूं, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, यानी रो माइनस रो नोट, भाई इधर आया, इक्वल टू रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। यहां से देखोगे तो देखो रो नोट को नीचे ले आओ, रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट अपॉन टी माइनस टी नोट इक्वल टू अल्फा। इस इक्वेशन से अल्फा को डिफाइन किया जाता है। किसको डिफाइन किया जाता है? अल्फा को, ठीक है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डिफाइन कैसे किया गया? अगर आप इस इक्वेशन में देखें गौर से, तो जो ये वाली टर्म बनी है आपकी, ये वाली देखो, इसके अंदर ये व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या चीज है ये? देखो ये तो क्या है ऊपर वाली? चेंज इन रेजिस्टिविटी, और ये रो नोट से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओके। तो अगर टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है यानी टी माइनस टी नोट, अगर ये यूनिट अमाउंट हुआ है यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी आएगा वो किसके बराबर आएगा? अल्फा। तो व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय यूनिट अमाउंट। अगर टेम्परेचर को आप यूनिट अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो जो फ्रैक्शनल चेंज आया है रेजिस्टिविटी में वो ही किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर। तो डेफिनेशन क्या होगी? The thermal coefficient of resistivity is equal to fractional change in resistivity when the temperature is increased by unit amount. Temperature is increased by unit amount. This is the definition of alpha. चलिए जी और देखिए, मैंने कहा कि देखिए सिंपल सा, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई भी एक रेजिस्टेंस था जिसका रेजिस्टेंस मैंने मेजर किया तो रेजिस्टेंस आया 100 ओम। कितना आया है रेजिस्टेंस? 100 ओम, ठीक है। और ये मान लीजिए आया 30 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टेम्परेचर पे आया? 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा। और ये जो मटेरियल दिया गया है इसके लिए अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा बोला क्या? मटेरियल हैविंग
thermal coefficient of resistivity is this, has resistance 100 ohm at 30 degree Celsius, so at what temperature its resistance becomes 117, कितने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा। तो देखो करें कैसे, तो इसको आप लिख लो T1 और इसको लिख लो R1, इसको लिख लो T2 और इसको लिख लो R2। तो आप लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T माइनस T2 माइनस T1। यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। अभी जो रिलेशन लिखा था उसमें इसको R0 लिखा था, T0 लिखा था, ठीक है। अच्छा जी, अरे इसकी वैल्यू कितनी 117, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू वही अभी रख देंगे, T2 T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। वो आपकी चॉइस है भाई, टी को आप किसी में भी रख सकते हो, चाहो तो केल्विन में रख सकते हो, चाहो तो डिग्री सेल्सियस में रख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है डिग्री सेल्सियस है या केल्विन है, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है ना। अब इसको आप इधर लेके आओगे तो देखो 100 का डिवाइड होगा तो ये 1.17 हो जाएगा, और उसमें से फिर 1 को इधर लाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो इधर बचेगा 0.17 इक्वल टू एल्फा, एल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 30। थोड़ा सा आप इसको समझ के कीजिए ना। तो क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया है, फिर इसको इधर ले गए, तो देखो इधर तो ये बचेगा 1.17 और 1 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ना। अच्छा जी, तो इसके अपोन में 100 कर लीजिए और इसके अपोन में क्या कर लीजिए भाई 10, पॉइंट हटा दी ना अपने, तो देखो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। पूरी बात समझ में आई। अब ये जो 10⁻⁴ है इधर आके 10⁻+4 हो जाएगा और उसमें 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 10⁻+3, 10⁻+3 इक्वल टू T2 माइनस 30। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1030। कितनी आ गई 1030। ये किसकी वैल्यू आ गई T2 की। बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस टाइप छोटे मोटे सवाल आते हैं इसके ऊपर। चलिए और देखते हैं थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें इसके ऊपर और देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जिसके T1 चल रिलेशन लिखता हूँ मैं, तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। चलिए इसमें देखो कितनी चीजें काम आ रही हैं, R2 R1 T2 T1 और एल्फा, कितनी चीजें काम आ रही हैं 5 चीजें काम आ रही हैं, ठीक है। 5 में से अगर 4 दूंगा तो एक अननोन निकल जाएगा। अगर मैं आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया था, R2 दिया था, R1 दिया था, एल्फा दिया था, T1, तो क्या निकल आया था T2। ऐसे कोई भी 4 वेरिएबल आपको दे देगा, 5 को आपसे पूछने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा मान लीजिए कि आपको R2 R1 T2 और T1 दे रखे हैं, तो आप क्या निकाल लेंगे एल्फा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे उससे एल्फा निकाल लेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि किसी बॉडी का T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1 और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2, तो क्या यहाँ से आप एल्फा निकाल पाएंगे? यस सर, यहाँ से क्या निकल जाएगा एल्फा। एल्फा कितना आ जाएगा, देखो इधर से आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1, ये क्या आ जाएगा एल्फा। इसको आप रो में भी लिख सकते हैं ना, या अभी डेफिनेशन में भी लिखा था, देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो ये अभी भी इसकी जो डेफिनेशन बोलती है इसमें रो2 माइनस रो1 लिखा था, ठीक है। तो एल्फा निकल आता है, ठीक है। एक बार एल्फा आ गया, अब मैं कहूं कि बताइए T3 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। T3 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो आपको अब देखो पहले आपको ये दो चीजें दी, इन दोनों चीजों से आपने क्या निकाल लिया एल्फा। अब यहाँ पे लिख लीजिए R3 और यहाँ पे लिख लीजिए भाई T3। तो देखो आपको R3 निकालना है, क्या R1 पता है? यस सर, देर का था पहले तो R1 1 प्लस एल्फा, सर एल्फा हम निकाल चुके हैं। क्या आपको T3 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पूछा है तो T3 तो आपको दे ही रखा है। अच्छा, और यहाँ पे T1 भी गिवन है, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास R3, क्या निकल जाएगा R3, क्योंकि R3 की वैल्यू के लिए आपको क्या बचेगा R3 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T3 माइनस T1। तो देखो T1 पता होगा, T3 एल्फा आप निकाल के R1 R3 निकल जाएगा। तो देखो
कई बार आपको अल्फा दिया हुआ नहीं होता है, आपको क्या देगा, दो दो टेम्परेचर देगा और दो रेजिस्टेंस, इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस, इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस, तो इतने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस। तो जो पहले दो डेटा दिए गए हैं उनसे आप क्या निकाल लें, अल्फा, क्या निकाल लें उनसे, अल्फा, और अल्फा का यूज करके तीसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। या थोड़ा सा इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं ना, थोड़ी कैलकुलेशन बचाने के लिए अपन इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो कैसे, अच्छा जी, इसी इक्वेशन को देखो अभी ऐसा लिख लेते हैं कि भाई मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया R1, T2 पे दिया R2 और T टेम्परेचर पे पूछा कि रेजिस्टेंस कितना होगा R। ये आपसे पूछा गया, ये पूछा गया, ये 5 डेटा आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई एक तरीका तो क्या, पहले दो डेटा यूज कीजिए और क्या निकाल लीजिए, अल्फा, और फिर पहला और तीसरा डेटा यूज कीजिए। अब अल्फा पता है तो आपके पास क्या निकल जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि उस इक्वेशन में 5 चीजें काम आती है, तो 4 नोन होनी चाहिए। देखो पहले 4 नोन है तो क्या निकल गया, अल्फा। अब इन दोनों डेटा को यूज करोगे तो कितनी चीजें नोन है, 1 2 3 और एक अल्फा निकाल लिया आपने 4, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, 8 निकल जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने के लिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि देखो पहले आपको जो दो डेटा दे रखे हैं इससे लिख लो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, देखिए। अच्छा इसको ऐसे लिख लो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, लिखिए जी। देखो